बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम इस एक्सरसाइज के एक से ज़्यादा लेक्चर करेंगे और इनको स्लो पढ़ने की कोशिश करेंगे, चूँकि एक्सरसाइज हमारा जो बोर्ड पेपर होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम जितने अच्छे तरीके से वेल डिफ़ाइन कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक्स जो है वो ओपन करेंगे। शॉर्ट आंसर मैं रीड आउट करूँगा और उसका आंसर आपको बोर्ड के ऊपर एलेबोरेट करके दिखाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने डिफ़ाइन करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफ़ाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसका कोई यूनिट नहीं होता और एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर ये यूनिट वेक्टर जो है वो बनाया जाता है और इसको हम किसी भी लेटर के ऊपर कैप या हैट के ज़रिए जो है वो शो करते हैं। अ वेक्टर whose magnitude is 1 and magnitude is 1 with no unit and in specific direction is represented by a letter with hat और कैप। मसलन आपने ए यूनिट वेक्टर शो करना है तो ए के ऊपर हैट डालेंगे और ये होगा ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। फिर कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो ख़ास डायरेक्शन में होते हैं, मसलन आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर्स। इसी तरह दूसरा आपसे पूछा था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन शो करे, उस वेक्टर का नाम हम पोजीशन वेक्टर रख देते हैं। अ वेक्टर that represents the position of a particle भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, with respect to origin is known as position vector। और अगर हम इसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें
तो दिस आर पोजीशन वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे। अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में देखें तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के भी आ जाएगा। ये हमारे पास इन पोजीशन वेक्टर की 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को देखना है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी ख़ास डायरेक्शन या सिमत में ली जाती हैं, और वो इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं, द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ a vector in given direction components of vector may be 2 or more than 2 vectors। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी वेक्टर्स ही होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और 2 डायमेंशनल सिस्टम में 2 और 3 डायमेंशनल सिस्टम में वो 3 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अ वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। कि वेक्टर्स का सम, अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 आ रहा है तो उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.2। तो हम कहेंगे उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन कि दीज 3 वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ क्लोज ट्राइंगल। The sides of closed triangle are made by head to tail rule। कि उस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो क्लोज ट्राइंगल है, हेड टू टेल रूल से उसकी साइड्स बनाई गई हैं। कैसे? मसलन ए वेक्टर इस सिमत में है, बी वेक्टर इस सिमत में है एंड सी वेक्टर इस सिमत में। तो ये क्लोज ट्राइंगल बन गए। जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड 0 आती है। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो इज इक्वल टू 0 या नल वेक्टर। ये हमारे पास रिजल्टेंट है। इसमें अगर आप देखें तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल और तीसरे का हेड पहले की टेल, दरमियान में कोई भी रिजल्टेंट की जगह नहीं है, तो हम उसको नल वेक्टर का नाम देते हैं। किसके दरमियान नल वेक्टर ही इस्टेब्लिश हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है जी, वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। किस सिमत में या किस ओरिएंटेशन में उसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं
वो नेगेटिव होंगे, एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन, यानी एक प्लस और एक नेगेटिव साइन वाला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हम बात कर लेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन था कि ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, किस ओरिएंटेशन में दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। तो इफ पहला पार्ट, इफ वेक्टर ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then both components are negative। तो उस वक्त उसके दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। मसलन वो ऐसे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वेक्टर ए इज लाइज हेयर, ये ए वेक्टर है। अब अगर हम देखें तो इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की सिमत में, नेगेटिव वाई एक्सिस की सिमत में, तो ये भी नेगेटिव ए वाई, नेगेटिव ए एक्स। तो बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव साइन, दोनों के नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसको लिखेंगे भी तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, नेगेटिव ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगला है कि दोनों ऑपोजिट साइन वाले कब होंगे। नंबर 2, इफ वेक्टर ए लाइज इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे भी क्वाड्रेंट, then components are opposite sign। यानी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। ये एक्चुअली में डिसाइड होता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वो क्वाड्रेंट किन दो एक्सिस से मिलकर बना। अगर हम सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले तो सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्चुअली में वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। ये ए वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो नेगेटिव ए एक्स एंड पॉजिटिव ए वाई से मिलकर बना। इसी तरह इसको अगर हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर एंड पॉजिटिव ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर दूसरा जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वेक्टर लाई करे, कि ए वेक्टर इस सिमत में हो। तो इसके अब दो कंपोनेंट्स आएंगे, पॉजिटिव ए एक्स एंड नेगेटिव ए वाई, दोनों के ऑपोजिट साइन। तो अगर हम इसको अब लिखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, नेगेटिव ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये कि लिखा जाएगा। जी बेटे, अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट ज़ीरो, अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो ना हो तो कैन द मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो, क्या उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। एक्सप्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास दो होते हैं, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर है 2.4। तो हम इसमें लिखेंगे कि इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम
कोऑर्डिनेट सिस्टम there are two rectangular component. उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से? फिर हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब उसने पूछा कि इनमें से एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर जीरो हो जाए तो क्या ए की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी? पहले तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। If one component is zero, if one component is zero, then फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होगा। फर्स्ट करेंगे कि ए एक्स जीरो आ जाता है, ए एक्स जीरो आ गया तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, देन ए इज इक्वल टू ए वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट, देन ए इज इक्वल टू ए वाई। फिर हम दूसरी साइड पे ये लिख लेते हैं, इफ ए वाई इज इक्वल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस जीरो का स्केयर इसका स्केयर रूट, देन ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर और इसका स्केयर रूट, ये कैंसिल हो गए तो ए इज इक्वल टू ए एक्स के बराबर आ गया। Here prove that if ax is equal to 0 then a is equal to ay is equal to 0 then a is equal to ax। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, if one of rectangular component be 0 then resultant will be equal to another component and magnitude will not equal to 0। मैग्नीट्यूड कभी भी उस वेक्टर की 0 नहीं होगी if one of rectangular component is equal to 0 आ जाए। पांचवा क्वेश्चन है, Can a vector have component greater than vector's magnitude? क्या वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है? तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये चीज़ जान चुके हैं कि अगर एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो दूसरा कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। हाँ, बराबर आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। क्वेश्चन नंबर है जी 2.5, इसके लिए हम लिखते हैं कि नो द कंपोनेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये लफ्ज़ आपके क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने आंसर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का लफ्ज़ यूज़ करना है। नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of vector never be greater than the vector's magnitude। कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता उसका कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। It can be equal or less than the vector's magnitude। या तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से लेस होगा या उसके इक्वल आ जाएगा। इक्वल सिर्फ उस सिचुएशन में आएगा अगर बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाएं तो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे कंपोनेंट जीरो नहीं होते तो वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से लेस ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। हम कहते हैं कि यस इट इज पॉसिबल ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, और बल्कि कॉमा लगा लें,
ए वाई इज लेस देन इक्वल टू ए। ये या तो लेस देन हो सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या इक्वल हो सकते हैं। ये थी बात रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। लेकिन अगर कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर नहीं है, अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो तब वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है। तो फिर हम इसमें नोट की हेडिंग एक ले देते हैं कि नोट इफ द कंपोनेंट्स are not rectangular, then it may be greater than vector's magnitude। तो तब ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से इसका कंपोनेंट जो है वो बेटे बड़ा हो सकता है।